हेलो एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर एंड यू आर वाचिंग द इंस्पिरेशनल्स। आज की पॉडकास्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, आपको एक ऐसे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर से मिलवाना जो पेशे के लिहाज से एक टीचर है, और दूसरा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मुल्क का जो एजुकेशन का निज़ाम है इस पे बात करना। एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जब एजुकेशन की बात होती है उसमें ट्रेनिंग आती है, कोचिंग आती है, मेंटोरिंग आती है, उसमें पॉलिसी मेकिंग आती है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के मामलात और सिस्टम्स की बात हो सकती है। तो बेसिकली आज की पॉडकास्ट सब टीचर्स के लिए है, और जो इमर्जिंग टीचर्स हैं जिनको टीचर्स बनना है फ्यूचर में उनके लिए भी है, और साथ में तीसरे ऐसे लोग जो टीचर्स बनने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते या टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं रखते, उनको भी डेडिकेशन है। तो चलिए मिलते हैं हमारे साथ उस इंस्पिरेशनल कैरेक्टर की तरफ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान अजमत मीर। फॉर मी ही इज़ माई टीचर और ही इज़ अ टीचर्स ऑफ टीचर माशाल्लाह। उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये टीचिंग का जर्नी कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया आज ISP स्टूडियो में। मुझे एज अ इंस्पिरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ सरप्राइज फॉर मी, लेकिन बहरहाल आपने बुलाया तो आई विल ट्राई टू पुट माई बेस्ट इन दिस। सर एक्चुअली सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपना एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन जो लोग द न्यू व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते कि डॉक्टर फरहान अजमत मीर कौन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड बता दें। वैसे तो लोग मुझे बहुत सारे एरिया से जानते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन मेरा ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। और मैं परहैप्स प्राउड हूँ कि मैं वहाँ की प्रोडक्ट हूँ, यानी मैंने MBA इसी डिपार्टमेंट से किया है। और लोग ज़्यादातर मुझे BZU के साथ जानते हैं, ठीक है, ख़ासतौर पर IMS के साथ। तो मैं वहाँ बेसिकली भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है, और मुझे BZU में टीचिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 20 ईयर्स हो गए। फेयर इनफ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, टीचर से हमेशा पूछता हूँ, आप टीचिंग में एक्सीडेंटल आए या सोचा हुआ था भाई मैंने जाना ही टीचिंग प्रोफेशन में? अच्छा, आज की जितनी भी मेरी स्टोरीज होंगी ना उसमें वो सरप्राइज एलिमेंट कम से कम होगा। यानी मेरे ज़िंदगी में इंसिडेंट्स बहुत कम हैं, ठीक है, यानी मेरे कोइंसिडेंस नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा। मैंने जब MBA कंप्लीट कर लिया तो मेरे जहन में एक ही आइडिया था कि दैट इज़ शायद मुझे अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, और उसमें एम्बिशन यही था कि मैं इंडस्ट्री को टच ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल था कि आई हैव गॉट दी एबिलिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड इंस्पायर मैनी इन टर्म्स ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, तो मैं टीचिंग में ज़रूर आऊँगा। ठीक। अच्छा, एक बचपन से मैंने एक बात सुनी है, आपने भी आई एम श्योर ज़रूर सुनी होगी, टीचर वो होता है जो दूसरों को तो बादशाह बना देता है लेकिन खुद वही का वहीं रह जाता है। आप इस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते? ये किस हद तक करते हैं? देखिए, पार्शली आई थिंक दिस इज़ ट्रू है। आप जब देखते हैं कि कोई आपका स्टूडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में चला गया तो यू फील प्राउड एट, और शायद इस लिहाज से आपका प्रोफेशन, एजुकेशन, जो एजुकेशनिस्ट है ये अंडररेटेड है, ठीक है, कि किंग मेकर्स हैं, आप उनको इतना अंडररेट ना करें। देखें, वो किंग बनाते हैं, किंग मेकर हैं, इस लिहाज से शायद लोग उनको सरपास कर जाते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम एट टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ देयर रेप्यूट, लेकिन जाहिर है उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो पार्शली आई विल एग्री कि शायद वो पीछे रह जाते हैं और लोग उनको सरपास कर जाते हैं, लेकिन शायद टीचर, ट्रू टीचर इसमें हैप्पी है, खुश है, क्योंकि उसका एम्बिशन तो यही था ना कि आपको ऐसी पोजीशन में पहुंचा दे जिसमें आप अच्छा कर रहे हो और आप उसमें प्राउड फील कर। डॉक्टर फरहान अजमत मीर को क्या लगता है एज टीचर, उसके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं एज टीचर जो उसको बाकियों से डिस्टिंक्टिव करती हैं? एक बंदे को अपनी भी वो क्या कहते हैं ना, स्ट्रेंथन एरियाज का पता होता है। इफ आई कुड रिकॉल बैक, मैं अगर अपनी कैरियर के अर्ली डेज में देखूं तो मैं 2-3 बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल से इस एजुकेशन सेक्टर में दाखिल हुआ था। ठीक है, एक तो हमेशा से ही मेरा एम्बिशन था टू हेल्प अदर्स, यानी बचपन से ही था टू हेल्प अदर्स। और जब मैं टीचिंग में आया था तो आई सी डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स, स्किल में डेफिशिएंट हैं, समझ नहीं आ रही, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनको सिखाऊं, समझाऊं। और ये वो फील्ड है कि जिसमें टाइम के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मेजर इन्वेस्टमेंट तो टाइम है। अच्छा, फिर इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ, और फिर एक
खुद से सोच के अब इसको और बेहतर कैसे करना है। एक तो गाइडलाइंस अवेलेबल है, जनरली मेंटर्स भी होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको सिखा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें इसमें भी कोई इंसिडेंस नहीं है कोई। आई हैव गॉट वेरी यूजफुल मेंटर्स थ्रू आउट माई लाइफ, अच्छी स्कूलिंग की वजह से, अच्छी कॉलेजेस की वजह से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने की वजह से। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय वेरी गुड टीचर्स ऑल अराउंड। तो मुझे इससे हमेशा हेल्प ही मिली है कि मैं उनकी क्वालिटीज़ को रेप्लिकेट कर सकूँ। ठीक है। और पर सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीजन वो ये थी टू हेल्प पीपल, एक तो ये। और सेकंड मुझे लगता है कि जिसमें मैं रिस्पेक्ट अदर्स की जो फीलिंग रखता हूँ, ये मुझे बड़ा हेल्प किया। आई हैव ऑलवेज जम्प्ड इनटू दिस कैरियर विद एम्बिशन टू रिस्पेक्ट माय स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने अच्छी स्कूलिंग की बात की कि उसके बाद बेस पे बंदा अच्छा इंसान बनता है, अच्छा प्रोफेशनल बनता है। अच्छी स्कूलिंग से मुराद क्या लेते हैं? इज इट बिलोंग टू द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्कूल्स, या उसमें भी कोई आपका कोई स्पेसिफिक नुक्ता नजर है? देखिए, मैं अपनी लाइफ को अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ, स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल स्कूल है, सेंट जोसेफ हॉल, यानी वो एक छोटा सा स्कूल था जो छोटी सी बिल्डिंग में था। बट उसके जो प्रिंसिपल और टीचर्स थे ना, उनकी डेडिकेशन मुझे आज भी याद है। जब वो रिसेस होती थी तो वो हमारी जो फूड था उसको भी टेक केयर करते थे, ग्लास ऑफ मिल्क, और मुझे याद है उसके अंदर सैंडविचेस भी मिलते थे। ठीक है। तो हमें ये होता था कि आप ब्रेक होने वाली और हमें सैंडविच मिलने वाले हैं। और फिर वो हमारे करैक्टर पे काम करते थे, और उसमें मुझे कोई बहुत ही रोल मॉडल टीचर्स भी याद आ रहे हैं। बिल्कुल धुंधला सा हो गया, लेकिन बहरहाल छोटा सा स्कूल लेकिन ब्रिलियंट है। एंड देन आई वॉज लकी टू जम्प इन टू लसाल। मैं प्राउड लसालियन हूँ। अपने वक्त में लसाल वॉज अ वेरी गुड स्टैंड। यस। मिशनरीज वराम, और मैं सब 4th ग्रेडर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है जॉन को उर्दू नहीं आती और हैज़ टू कम्युनिकेट विद टीचर विद इन इंग्लिश, और वो उसको सिखा रहा है। तो वॉज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड एट टाइम है। फिर लसाल को अगर आप अंडर 8 ना करें, उस ज़माने में लो फीस के साथ एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, ख़ास तौर पर कंप्लीट पैकेज, स्पोर्ट्स भी हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो रही है। मुझे पता चल रहा है कि मैं मुशायरे भी कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं फिर स्पीचेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और बीइंग एन आर्टिस्ट, वो कहते हैं बॉर्न आर्टिस्ट, तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और पोस्टर कंपटीशन जीत रहा हूँ। इट वाज अ फुल लाइफ अराउंड देयर है। तो मेरा ख्याल है वो स्कूल ऐसा जो कि आपको एक पूरा पैकेज दे, आपकी डेवलपमेंट करे और आपको अपॉर्चुनिटी दे जिसमें आप एक्सेल कर सकें। अच्छा, आपने एज ए टीचर तो स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद आपने बाकी बहुत सी चीज़ों में इतना इन हो गया, लाइक बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। इंशाल्लाह हम उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके बात करेंगे। आप ट्रेनिंग में भी आए, मेंटरिंग भी की, कॉर्पोरेट्स में भी गए, फिर आपने सर्विसेज करना स्टार्ट की, प्लस फिर आपने बहुत से और मामला चलाना स्टार्ट किए। कब आपने ये डिसाइड किया कि आप टीचिंग से अब आपको बियॉन्ड जाना है? कोई हैपनिंग हुई थी, या यू ऑलवेज वांटेड टू सी दिस पिक्चर कि हाँ भाई, टीचर्स के लिए भी तो कोई बेंचमार्क सेट करना चाहिए? सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करूं तो आई कैन नॉट सिट आइडल। आई डोंट सिट फॉर आइडल। लयर नहीं कर सकता मैं सो नहीं सकता मैं। ठीक है। आई एम इची, मैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता हूँ। तो जब आप एजुकेशन में आते हैं, आपने कोर्सेज पढ़ाए, फिर वो तैयार हो गए, फिर आपने क्लासेस में गए, तो आपको यूँ लग रहा है कि इट्स बिकमिंग बहुत बोरिंग है, अब इसको बहुत डिफरेंट होना चाहिए। लकीली माई फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ माई लेक्चरशिप आई वॉज पार्ट ऑफ स्टूडेंट बॉडीज़। मैंने स्टूडेंट बॉडीज़ का पैटर्न बन गया और मुझे पुश किया गया। उनको लगता था ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी मैनेज कर सकता है। तो पूरी एक लाइफ थी, थॉट अबाउट समथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। मेरे पास बड़ी मोटिवेटेड टीम थी, तो हम वहाँ इवेंट्स खड़ा कर देते थे और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे, फिर उसमें न्यूनेस करते थे। यानी अब ये इवेंट अब पुराना हो गया है, ये हमारा बेंचमार्क हो गया है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड इवेंट हो गया है, अब इससे बियॉन्ड कैसे जाया जाए। तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग न्यू ऑल द टाइम है। अच्छा, उसमें एक टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि जिसमें बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट, डेडिकेटेड स्टूडेंट, लेकिन जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि ये डेफिशिएंट है। फिर मैं सोचता था इसके अपने साथ कंपेयर करता था कि माय फादर वाज वेरी लर्नड समवन। फिर मेरे जब बेहतरीन स्कूल मिल गया, बेहतरीन टीचर्स मिल गए, फिर मेरी डेवलपमेंट ऐसे हुई, मैं बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आ गया, फिर मैं फॉरेन एक्सपोजर ले लिया। फिर मैं कहता कि इज़ ही दैट लकी, क्या उसको ऐसे कोई पेरेंट मिले हैं, क्या वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आया है? तो जवाब था कि नहीं। फिर मैं कहता था कि इसी तरह डेफिशिएंट रह जाएगा, तो मेरा ख्याल था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई आई जम्प्ड इनटू ट्रेनिंग है। मेरा ख्याल था कि जो स्किल डेफिशिएंसी है, इसको यूनिवर्सिटी अपने सख्त रिगरस सिस्टम में मैनेज नहीं कर पा रही है।
तो हमें इसे आउट ऑफ द वे जाकर करना चाहिए और रीच आउट करना चाहिए डेफिशिएंट क्लाइंट्स के पास, फीमेल्स के पास जो कि आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। स्मॉल सिटीज़ में जाना चाहिए, खानेवाल, मेलसी, मुजफ्फरगढ़, पावलपुर, जो जिनको शायद बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत टैलेंट, मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड है, स्पार्क है उसके अंदर, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक, वो एक्सपोजर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और मेंटरिंग वाला पार्ट था, दैट वाज समथिंग दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अच्छा, आपने साफ जरा इस पे बियॉन्ड होके सोचा, काम भी किया, बट स्टिल क्योंकि बंदा जब सिस्टम में रह रहा होता है ना, उसको बड़े क्लोजली फ्लॉज देख रहा होता है। एज ए टीचर आप सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या फ्लॉज है या कहाँ पे इश्यूज हैं? देयर आर मल्टीपल। देखिए, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बहुत ही कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम बेस लाइन को पकड़ना चाहें, वो ये समझें कि भाई किसी की नब्ज को पकड़ना है जी, तो वो नब्ज को कैसे दें? देखिए इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। मैं स्कूल के एजुकेशन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं शायद समझता हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस के हवाले से मैं ज़रूर डिस्कशन कर सकता हूँ। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पेशली मैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक्स को कभी माइनस नहीं कर सकते आप किसी चीज़ से, याद रखिएगा, जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस लिहाज से हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एक तरफ तो फाइनेंसिस की क्राइसिस का शिकार है, दूसरी तरफ वो कंपटीशन का शिकार भी हैं। पहले वो अकेली थी, इंडिपेंडेंट थी, कोई था नहीं, अब उनको मुकाबले में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मुकाबला है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। अच्छा, फिर वो बेस्ट लॉट वर्सेस दी वर्स्ट लॉट का भी प्रॉब्लम है, यानी बेस्ट स्टूडेंट वहाँ चला जाता है, फिर हमारे पास एक कंप्रोमाइज स्टूडेंट रह जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम इस सारी डायनामिक्स में अगर गौर से देखें एजुकेशन सिस्टम को, तो हम एक भेड़ चाल का शिकार भी है। बस हम चला रहे हैं एक निज़ाम को, और हमने कभी बैठकर ये थॉट पुट नहीं की, तमाम स्टेक होल्डर्स को टेकअप करके, स्टूडेंट को भी नहीं बिठाया, पेरेंट्स को भी नहीं बिठाया, इंडस्ट्री को भी नहीं टेकअप किया कि हमें अब इस निज़ाम में क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक टीचर है जो यंग इमर्जिंग टीचर है, भाई उसकी किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में हो जाती है, इंडक्शन हो जाती है। शुरू में कोई भी प्रोफेशनल आता है, किसी भी फील्ड में आता है, नॉट ओनली एजुकेशन फील्ड, वो सही तरीके से चल रहा होता है, बिल्कुल सीधी लकीर पे चल रहा होता है, बट जब उसे सिस्टम के फ्लॉज दिखना स्टार्ट होते हैं, सिस्टम की पॉलिटिक्स नज़र आती है, तो फिर ज़रा वो इधर उधर भी देखता है। आपको क्या लगता है सिस्टम कैसे हैक कर लेता है ऐसे लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ मैं फिर कहूँगा इकोनॉमिक्स बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फिर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ भी आप बेहतर समझते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पॉलिटिक्स है, और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स रियलिटी है, इसको आप माइनस नहीं कर सकते। रिसोर्सेज की कमी है, फिर रिसोर्सेज के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत करते हैं इंस्टीट्यूशंस। यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो जल्दी एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं, दे कम पार्टी टू सम है, फिर दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट विद नो गेन है। ये भी मसला है हमारे यहाँ कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है दिखाने के लिए बहुत अच्छा हूँ, फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, फिर ये 2-3 साल के बाद वो रियलाइज़ करता है कि अदर्स आर गेनिंग बेनिफिट विदाउट एनी एफर्ट है। ठीक है, और मुझे तो एफर्ट करनी पड़ रही है और उतना ही गेन मिल रहा है जिधर बाकियों को मिल रहे हैं। तो बेसिक मोटिवेशन के रूल्स के खिलाफ है ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर डिप्रेस हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यंगस्टर्स टेकअप कर लेते हैं, या सेल्फ ड्रिवन होते हैं, मेरे जैसे मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, मुझे तो अपनी पर्सनल मोटिवेशन गाइड कर रही है, मुझे तो अपने स्टूडेंट के लिए एफर्ट करनी है, हेल्पिंग अदर्स करनी है, ये मेरा विजन है। लेकिन जब लोग कैरियर्स को देखते हैं और फिर वो अपनी गेम्स को देखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ को देखते हैं, तो एट टाइम्स वो फिर उस सिस्टम का पार्ट से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, घर को देखते हैं, जाहिर है वो दूध का डब्बा और फिर वो पैम्पर, वो सब देखते हैं। तो आई थिंक दे रियलाइज कि शायद इतना रिटर्न एजुकेशन में नहीं है। अच्छा, इसका और हमारे सिस्टम में है कि हमारी रिसर्च भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई अप टू द मार्क नहीं है। मैं अगर इसमें क्योंकि मेरा भी इदारों से ताल्लुक़ है, आना जाना होता है, आपको क्या लगता है कि व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, तो एक तो हमारी रिसर्च पब्लिकेशंस इतनी होती नहीं है उतनी उस लेवल की, या फिर होती हैं तो हम, आपको क्या लगता है कि जोर लगवा के प्रोफेसर्स को, टीचर्स को कहना पड़ता है कि वो अपने रिसर्च को इम्प्रूव करें सो दैट कि मुल्क किसी न किसी इनोवेशन वाली साइड पे निकले? हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, मैं इकोनॉमिक्स को माइनस नहीं करूँगा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को प्रॉब्लम्स वही होते हैं जो हमें हैं। मसलन हमारे पास क्वालिटी वर्क नहीं है जिसको हम इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कर सकें। अच्छा, फिर हमने एक टीचर रखा हुआ है जिसे सारे काम करवाने हैं,
उसने एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, उसने क्लासेस भी पढ़ानी है, उसने पेपर भी मार्क करने हैं, उसने स्टूडेंट को भी देखना है। यानी इंस्टीट्यूशंस स्पेशलिस्ट रख नहीं सकती, तो टीचर को उसने एंगेज किया हुआ है चारों तरफ। इसकी वजह से वो बेचारा वो क्वालिटी टाइम ही नहीं बचा सकता जो उसके पास ज़िंदगी में होनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी जो कि गेम भी करता है, स्पोर्ट्स में भी इन है, चीज़ों को भी देख रहा होता है और मल्टीपल टास्क करता है, सोशल कॉज में भी है, अब इसके बाद वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी करते वक्त सर्च को भी फोकस करे और क्वालिटी सर्च नीड्स टाइम। देखें, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च को एक पूरा प्रोसेस टाइम चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने हर चीज़ को शॉर्टकट बनाया हुआ है। शॉर्टकट हमारे यहाँ एक अप्रोच है, तो हम फिर कोशिशें करते हैं कि पैसे दे के जर्नल्स में पब्लिश करवा लें। जर्नल्स को भी पता है कि उनकी इकोनॉमिक्स है, उन्होंने पैसे लेके जर्नल में पब्लिश करना है, तो इस लिहाज से क्वालिटी जितनी भी है इसमें कंप्रोमाइज़ इस वजह से है। देखें, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च को एम्पल टाइम देना होगा। फिर इंस्टीट्यूशंस को डिसाइड करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दें, रिसर्च को सेपरेट कर दें। टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ रूटीन एक्टिविटी है, अगर उसका लोड डालते जाएंगे टीचर्स के ऊपर तो टाइम कैसे मैनेज करेगा क्वालिटी वर्क। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी दुनिया में रिसर्च को मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, कंसोर्शियम्स बनाए गए हैं और उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन और टीम एफर्ट नज़र आती है। हमारे यहाँ हर शख्स आगे बढ़ने की दौड़ में दूसरों से कट ऑफ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, इकट्ठा नहीं होता। अगर वो इंस्टीट्यूशंस भी थोड़ी सी एफर्ट करें, बिल्डअप करें, जो मुश्किल काम लगता है क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, बीच में अपनी अपनी इनपुट डालते हैं, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, एग्रीड, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। अगर रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ भी बने, वो एफर्ट करें, तो हम यंग रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकेंगे जिसमें वो एक्सेल करेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान नोविस है कंट्री रिसर्च के मामले में, अभी बिगनर है, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत अच्छी रिसर्च भी हो रही है और बहुत ऑर्डिनरी रिसर्च भी हो रही है, और ये एवोल्यूशन का पीरियड है। देखिए, एवोल्यूशन का पार्ट है, इसमें हर दुनिया में हर जगह ऐसा हुआ होगा। क्वालिटी वर्क जो है उसकी रिकग्निशन हुई होगी, लो क्वालिटी वर्क के वाले से इंडिकेशन आई होंगी। गुड इनफ, आप जैसे लोग, हर तरह के लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग इसको रियलाइज कर रहे हैं कि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो एक प्रोसेस है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा और इसको इंडस्ट्री के साथ रिलेट भी करना होगा। हमारी रिसर्चेस बस हवाओं में है, इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड नहीं है। अच्छा, जब प्रोजेक्ट्स पे नहीं है। डॉक्टर साहब, जब टीचर्स की बात आती है तो फिर स्टूडेंट्स की बात भी जरूर आती है। मेजर स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट आज के दौर में आपको क्या लगता है, स्टूडेंट का जो क्लास में जो इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट के साथ, क्या वो स्टूडेंट टीचर्स की कोताही है या कोई और रीज़न है? आपको क्या लगता है? बोथ वेज है। एक तो अगर आप रिकॉल कर सकें, मैं अब रिकॉल कर सकूं कि अगर मेरे पास ये मोबाइल होता और उसमें इतने सारे ऐप्स होते तो शायद ये मेरे लिए भी बहुत सारी अट्रैक्शन क्रिएट करता। सोशल मीडिया होता, एक्सेस टू वर्ल्ड लीडिंग रिसोर्सेज होता इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो शायद मेरा भी दिल ना करता कि मैं भी कंसंट्रेट करूँ, ठीक है, पढ़ूँ। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे स्टूडेंट के पास बहुत सारा एक्सेस है, बहुत सारे मटेरियल के हवाले से। ह्यूमन ब्रेन है, जिसमें वो इंटरेस्ट रखेगा, वो चीज़ को मिल रही होगी, उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस लिहाज से स्टूडेंट के पास अब करने को बहुत कुछ है। ठीक है, उसका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों के हवाले से, वो फन है, एंटरटेनमेंट है, उस तरफ ज़्यादा जाना चाहता है। अच्छा, अब अगर हम टीचर्स अपने मेथड को चेंज नहीं करेंगे तो वी आर ऑलवेज लूजिंग, लाइक हम इस गेम में हार रहे हैं। मैं आज से 15 साल पहले भी ये बात कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे कोलिग्स बात से एग्री नहीं करते। हमें अपना टीचिंग स्टाइल ही चेंज कर लेना चाहिए, देखना चाहिए अगला बंदा कैसे सुनना चाहता है। अगर क्या वो वीडियो देख के खुश हो जाता है, या वो एक्टिविटी या पार्टिसिपेटिव पर्पस तो लर्निंग है, क्या हम उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करें जो मुझे आती है? तो आई थिंक ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन दी टू है। हम ये जंग तेजी से हार रहे हैं विदाउट अ शेड ऑफ अ डाउट। हमारा स्टूडेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है। अच्छा, फिर एक्सट्रीम्स है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, वो भी इम्बैलेंस है। ठीक है, यानी उसमें वो मटेरियल नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन वो एक्टिविटी कराया जा रहा है, वो मटेरियल उसको आता नहीं है, इंडस्ट्री में जाके प्रॉब्लम हो रही है। तो सर डेलिकेट बैलेंस है। इसका मतलब है कि हमें बैठ कर फैसला करना होगा कि हमें अपने सिस्टम में चेंज लाना है। अच्छा, ये ट्रेनिंग की बात फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि टीचिंग और फिर एक्टिविटी और फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट माइंड में देखना है, साइकोलॉजी देखनी है, फिर अपना एक फ्लेवर लेके आना है, यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट होती है ट्रेनिंग की। अच्छा, आपने उसमें भी कदम रखा। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका एक्सपर्ट एरिया उसमें क्यों है, कौन सा है, और इस एक्सपर्ट एरिया में जाने की अल्टीमेट रीज़न क्या थी?
देखिए, मैं जो डिबेट शुरू से करता आ रहा हूँ, मेरे पास एक रिसर्च है जिसको मैं चला रहा हूँ। जब बिज़नेस एजुकेशन में आया था तो मुझे यूँ लगता था कि हमारा जो बिज़नेस ग्रेजुएट है उसमें बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक, एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। मैं 21 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ को भी मिला रहा हूँ, 21 ईयर्स ऑफ रिसर्च कर रहा हूँ इसमें, अभी भी कर रहा हूँ। डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होती है मेरी, मैं उनको देखता हूँ, फिर ग्रेजुएट्स को देखता हूँ, फिर वर्ल्ड के ग्रेजुएट्स को देखता हूँ, कंपैरिजन करता रहता हूँ। तो मुझे ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात समझ आ गई है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी हार्ड कोर स्किल्स को बढ़ाती है, ठीक है, टेक्निकली साउंड कर देती है। आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंस में अच्छे होते हैं, अकाउंट में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, मैनेजमेंट में जो हमारे एरियाज़ हैं, या आप इकोनॉमिक्स में अच्छे होते हैं, या आप मैथ्स में, केमिस्ट्री में एक्सेल कर जाते हैं, आपको मैथ्स कम्युनिकेशन की टूल्स टेक्निक्स आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशंस इससे बियॉन्ड आपसे मांगती हैं, और इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर मारा हुआ है। अच्छा, वो भेड़ चाल स्कूल से शुरू हो जाती है, हमें नंबर चाहिए, फिर हमें कॉलेज में एक्सट्रीम नंबर चाहिए, हमने ट्यूशन पे जाना है, फिर हमने तैयारी करनी है, फिर टेस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम उन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ वो ह्यूमन एम्बेडेड स्किल जो कि सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स की हमारे यहाँ बड़ी कमी है। अच्छा, ये यूनिवर्सल स्किल्स हैं जो कि हर जॉब में चाहिए होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, टीम बिल्डिंग है। आजकल के दौर में ग्रेजुएट के अंदर एक कंपोजिट इंग्रेडिएंट मांगती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अपने सॉफ्ट स्किल्स को बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते। आपकी प्रोग्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे, लोगों से डील कर रहे हैं, कस्टमर से भी डील कर रहे हैं, आप अपने बॉसेस से भी डील कर रहे हैं। मस्तन अगर आप विजनरी हैं, यानी अपने बॉस के विजन के साथ मिल जाते हैं, तो बॉस को ऐसा लगता है कि ही इज़ अ गुड पार्टनर है, उसकी सॉफ्ट साइड भी आपके साथ आ जाती है, पार्टनरशिप भी बन जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, अपने बॉस के साथ टाई अप नहीं कर सकते। वो आपको समझा रहा है और आपको बातचीत समझ नहीं आ रही कि हमने आगे कैसे चलना है। इस लिहाज से सॉफ्ट स्किल्स हमेशा से ही हमारे यहाँ इग्नोर्ड है, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं सिखाते, कोशिश भी नहीं करते, लेकिन सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन में बेस कर रही है। तो मेरा कहता डॉक्टर साहब कि अब ये जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो बच्चों पे सॉफ्ट स्किल्स के हिसाब से काफी ज्यादा काम कर रहे हैं या करना स्टार्ट कर चुके हैं। आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आई है जी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि वो ग्रिड सिस्टम चलाते हैं, ठीक है, और ग्रिड सिस्टम में जो प्रेशर्स होते हैं वो बच्चा कोप नहीं कर पाता, तो उसको हमेशा ही अपना बैकलॉग कंप्लीट करना होता है। देयर इज अ स्टेट ऑफ वो कंपैरिजन स्टेट में रखा जाता है और इसकी वजह से वो शायद बहुत कम ओकेजन्स पे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है। बट सम स्कूल्स आर डूइंग इट ब्रिलियंटली विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। वो इस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो आई थॉट कि शायद हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट के वाले से बहुत काम करना चाहिए, स्पेशली विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। बाय थ्री दीज इंस्टीट्यूशंस ब्रिलियंट, IMS, PZU, ISP, नमल, जो हमारे एरियाज में काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा खुदाई काम कर रही हैं, यानी खुदाई खिदमत कर रही हैं कि जो साउथ पंजाब के लोगों के लिए मदद कर रही है। साउथ पंजाब इज़ अ वेरी, मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब, मैं यकीन करें, मैं अल्टीमेट ISP के साथ मेरा कोई 7-8 साल का ताल्लुक है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ मैं कि इस इदारे के साथ रहने का अल्टीमेट जो मेरे नज़र में जो रीज़न है ना, वो इस यूनिवर्सिटी की जो विजनरी लोग हैं, पीपल हु सेट द बेंचमार्क। और वो देखे ना, इंसान अगर कारोबार के हिसाब से कारोबार करना चाहे वो तो कहीं भी कर सकता है, बट एक ऐसे इलाके में इदारा ऐसा खोलना जहाँ पे लोगों के बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिहाज से कि भाई यहाँ पे उस लेवल की ग्रोथ नहीं है, और आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को डील करना, और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए और उन लोगों के लिए जो इतनी प्रिविलेज नहीं है काम करना, आई थिंक दिस इज समथिंग इंसान को अपने मकसद। मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत रोल प्ले भी किया, ठीक है। बट देन क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को एक्सपोजर हासिल नहीं, हाँ जी, और हमारे शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं समझता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग में जंप इन किया और उसमें मेरा फोकस सॉफ्ट स्किल्स पे रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ना सिर्फ ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसके अलावा भी आपने लाइक स्पोर्ट्स में देखा जाए आप हैं, आपने स्टूडेंट बॉडीज़ को देखा जाए आप हैं, इसके अलावा अगर कोई फिलंथ्रॉपी वाला काम किया जाए उसमें आप हैं। अच्छा, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन को अपग्रेड करने पे उसमें भी आपने दिखते हैं। स्पेसिफिकली इस एरिया को हाईलाइट करूँगा, जब वीमेन्स को अपलिफ्ट करना हो ना, और स्पेशली एक मेल जब अपलिफ्ट कर रहा हो,
तो उसको अपने मेल्स की कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। जी, मैं दो चैलेंजेस का जिक्र करता हूँ। हाँ जी, देखिए, मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ अपनी जो सोशल कॉज ऑर्गेनाइजेशन है मुमकिन करके हवाले से। ठीक है। अच्छा, मुमकिन करके एक प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं चाहता था कि स्टूडेंट लीड करे सोशल कॉजेस में। तो फिर मैं ढूंढता था कि ऐसा कोई क्रेजी बिल्कुल पागल आदमी जो कि सोशल कॉज के लिए बिल्कुल डाई हार्ड हो, तो उसको रोल दिया जाए, क्योंकि हर वक्त ये नैगिंग काम है। हर वक्त आपने लोगों को कहते रहना है तुमने अच्छा करना है, अच्छा करना है, उसके लिए पैसे लाने हैं, उसके लिए लोगों को गियर अप करना है। और फिर ऐसे कंट्री में, मुल्क में जिसमें लोग बड़े केयर फ्री हैं इस मामले में, केयरलेस हैं। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आ गई और उसने कहा कि सर, ये आपने एक आइडिया फ्लोट किया है, मैं इसमें आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैं फातिमा को हमेशा हाई रेट करता हूँ कि फातिमा ने उस ज़माने में फातिमा ने उस ज़माने में इस प्रोजेक्ट को लीड किया। ठीक। तो ये स्टीरियोटाइप, नो वन वाज लीडिंग इट है। तो आई थिंक फीमेल के हवाले से मेरी एक बड़ा प्रोफाउंड ओपिनियन है कि दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द मैटर या मेटल, कि दे कुड डू इट है। और उसने इसको ब्रिलियंटली स्टार्ट किया। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट विल बी योर ब्रांड नेम, तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। हम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप कहते रहेंगे तो मज़ा नहीं आ रहा, कोई अच्छा नहीं है। तो उसने कहा जी, क्योंकि हम हर कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे और हम कर डालेंगे, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा मुमकिन कर, यानी हर चीज़ को करे। तो हम जब कोलीग्स के सामने अपने प्रोजेक्ट को ले गए और हमने इनिशिएट कर लिया, और शुक्र इस वक्त जो लीडर्स थे, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, वो बड़ा अच्छा रेट करते थे। और उन्होंने जब भी इनिशिएटिव लिया तो बड़ा बैकअप किया उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मॉडर्न इनिशिएटिव है। इंस्टीट्यूशंस पे बड़ा प्रेशर है कि एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ तो रोल प्ले करें, एजुकेशन भी करें। तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो गो अहेड विद दैट है। तो जब हम कोलीग्स के पास जाते थे और अपना आइडिया प्रेजेंट करते थे, तो वो मुझे कहते थे आपके प्रोजेक्ट का नाम नामुमकिन कर है ना। तो मैं उनसे कहता था आप उसमें ना डाल के नेगेटिविटी क्यों डालते हैं इसमें। अच्छा, जब हम क्लीनर्स ड्राइव करते थे तो वो कहते थे आपने जो है ना इनको स्वीपर बना दिया। अच्छा, फिर जब हम लोगों से पैसे मांगते थे तो वो कहते थे आप ये भिखारी बना दिया इनको। तो हम हर तरह का ब्लेम लेते हुए और एंजॉय करते हुए उसको और आगे बढ़ते गए। और उसमें ख़ास तौर पर हमारे फीमेल स्टूडेंट्स ने बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, ये जो आप इतना पेन लेते हैं, आउट ऑफ द वे जाके पेन लेते हैं, मल्टी डायमेंशंस में पेन लेते हैं, ये इसका एक एम्बिशन साथ रहे, ये बंदा वही कर सकता है जिसके माइंड में कोई ना कोई एम्बिशन होता है। आपके माइंड में अल्टीमेट एम्बिशन क्या था, और उसके पीछे भी एक इमोशन होता है या कोई स्टोरी होती है। आई वॉन्टेड टू डिग डाउन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, देखें, एक पहली बात मेरा पर्सपेक्टिव जी, मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपनी कैपेसिटी का अंदाजा ही नहीं होता। लेट्स मेक इट ना, टेस्ट तो करें कि क्या कैपेसिटी है। अब मैं इस वक्त बीजेडी में 21 असाइनमेंट्स में हूँ, माशाल्लाह, 21 डिफरेंट ऑफिशियल असाइनमेंट्स में हूँ। आई एम पैटर्न द मुमकिन कर, पैटर्न द एग्जीक्यूटिव फोरम एंड मेनी मोर। इसलिए से प्रोजेक्ट डायरेक्टर समथिंग है। मुझे अभी भी लगता है कि आई एम अंडर यूटिलाइज्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली। अच्छा, फिर मैं कहूँगा सोशल कॉज, हेल्पिंग अदर्स की फीलिंग हमेशा से डे वन से थी। परहैप्स इट वॉज इंस्टिल्ड बाय माई मदर है। वो हमेशा कहती थी कि ह्यूमंस आर देयर टू वर्क फॉर अदर्स, इंसान बना ही ऐसे। फिर वो मुझे अपने रिलीजन से समझाती हैं कि इस्लाम है सलामती का मज़हब, सलामती होती दूसरे पर, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। तो इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करता है। तो आई थिंक वो मदरहुड से ही एक इंजेक्ट किया हुआ है एक तरीका सा, जो कि और कुछ करना था, और वही चीज़ आपको इस साइड पे लेके आई थिंक दैट इज परहैप्स वन द बेसिक मोटिवेटर है। बट देन जब आप एक डिप्राइव्ड और टैलेंटेड कैंडिडेट को सामने बैठा हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि लेट्स डू इट है। फिर पाकिस्तान जैसे मुश्किल कंट्री में, मुल्तान जैसे मुश्किल सिटी में, फिर भी लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनके साथ मिल जाते हैं, टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है। मेरे कोलीग इस बात पे अब आहिस्ता आहिस्ता मान गए हैं कि इफ़ यू एस्टेब्लिश अ प्लेटफॉर्म, इट हैज़ इट्स ओन लाइफ। वो अपनी लाइफ खुद से जनरेट कर लेता है। उसमें अगर लाइक माइंडेड जेन्युइन लोग हों, वो उसको इस जगह पर ले जाते हैं कि जिसमें वो फिर उसके फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक इंस्टीट्यूशन होता है, प्लेटफॉर्म, जो दूसरों को दिख रहा होता है ठीक, तस्वीरों में। एक वो होता है उसके पीछे जो सारी स्ट्रगल चल रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, उसमें फिर मोटिवेशन भी डाउन होती है, कभी अप होती है, कभी बहुत बड़ा बिग चैलेंज सामने आ जाता है। फिर आप उसे कह रहे होते हैं कि इवेंचुअली यू हैव टू फॉरगो समथिंग एंड टेक अप अदर्स। उसके पीछे पूरी एक लाइफ चल रही होती है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट कि जो फेस पे सब अच्छा दिख रहा होता है यूरी अच्छा नहीं होता।
तो आप अगर देखेंगे फरहान साहब की जिंदगी में ये सब भी अच्छा है, तो ये सब अच्छा नहीं है। अच्छा, इस सारी गेम में व्हेन यू आर लाइक सो वर्कहॉलिक, किस असाइनमेंट है, मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, फैमिली टाइम को कैसे मैनेज कर? आई थिंक आई वाज कमिंग टुवर्ड्स दैट है, फैमिली काफ़ी कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, बट इफ़ यू आर समवन हुज इंटेलिजेंट एंड बी एबल टू एम्पावर पीपल एंड बी एबल टू मैनेज थ्रू टेक्नोलॉजी, जैसा मैं करता हूँ, मैं टेक्नोलॉजिकली गुड हूँ, मेरी क्योंकि MS टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में है, ठीक, और मैं टेक्नोलॉजी को बड़ा अच्छा समझता हूँ, उसके फ्रूट्स को जानता हूँ, सोशल प्रेजेंस को भी इंपॉर्टेंस देता हूँ। लोग उसको निगेट करते आ रहे हैं, अभी तक लोग रेजिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे प्लसेस हैं, तो मैं किसी ना किस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। शायद आई स्लीप लेस, वेरी लेस रादर, ओके, ये एक ड्रॉबैक ज़रूर हो सकता है मेरी लाइफ में, लेकिन बट आई शुड एक्नॉलेज माई फैमिली कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया है, अब तक दे रहे हैं, और जाहिर है कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना। जी। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, वो जो हमारी भाभी जी भी कहती हैं कि आपका वो बेसिकली फर्स्ट लव है, लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में जब बात होती है ना, तो ज़्यादातर देखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा, ऑल्दो दे प्रोवाइड द प्लेइंग ग्राउंड्स एंड द प्लेइंग फील्ड्स, लेकिन फिर भी पढ़ाई की तरफ इतना वो उनको वो कर दिया जाता है, ऑक्युपाइड कर दिया जाता है कि स्टूडेंट चाह के भी अपनी उस असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाता, और वो स्पोर्ट्स नहीं करना चाहता। लेकिन आप एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे होते हैं, और आप खुद भी स्पोर्ट्स मतलब करते हैं मल्टीपल डोमेन्स में, मतलब इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स होना क्यों ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी में इजाफा स्पोर्ट्स के ज़रिए कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं, हाँ जी, एक और चीज़, एक और डिलेमा, एक मिथ ऐड कर देता हूँ कि स्पोर्ट्समैन तो सारे ही बेकार होते हैं, पढ़ने पढ़ाने से कासिर होते हैं, भागने वाले होते हैं, भगोड़े होते हैं। माँ की लाइन होती है ज़्यादातर। नहीं, फ्रेंड्स की भी, ये खेलने वाला खिलाड़ी है, इसको छोड़ दो, ये तो पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, स्टीरियोटाइप को भी तोड़ना पड़ा, और बड़ा मुश्किल से टूटा। ये मैं समझाता हूँ कि मैं MBA का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, गॉट अ गोल्ड मेडल इन MBA, और स्कूल के ज़माने में भी पोजीशंस लेता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने MS में डिस्टिंक्शन ले ली, फिर PhD में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, फिर दोबारा तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बट आई हैव प्लेड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स के लिए मैंने, और बहुत ही स्ट्रीट क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, फिर मैंने ऑर्गेनाइज किया है स्पोर्ट्स बहुत। तो मैंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि स्पोर्ट्समैन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकता है, खेल भी सकता है और पढ़ भी सकता है साथ साथ। इसके डुअल एडवांटेज हुए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ग्राउंड में जाते थे और वो अनाउंस करते थे कि अब जो बैटिंग करने आ रहे हैं ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। और जब आप अपनी गेम की बात डिपार्टमेंट में करते थे, लोग कहते हैं यार वेरी लकी, तुम खेल भी रहे हो और यहाँ पढ़ा भी रहे हो, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हमारे तो पेट निकला हुआ है, हमारे तो प्रॉब्लम हो रही है फिटनेस के। तो इस लिहाज से ये भी स्टीरियोटाइप है कि खेल खिलाड़ी जो पढ़ा लिखा नहीं होता। आई थिंक ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ने की ज़रूरत है, इस लिहाज से कि स्पोर्ट्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप जीत सकते हैं। सर, आप इस बात को माइनस ना करें, ह्यूमंस के अंदर ये कैपेसिटी टू विन, ये शायद ज़िंदगी में उसको इतनी आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, आप कैरियर में देख लें, प्रमोशन एक की होनी है, 10 कैंडिडेट है, ऐसा होता है ना, फिर आपको 9 मार खानी होती है और पीछे रहना होता है। अच्छा, फिर अगर आप पैसे के लिहाज से देखें तो उस लिहाज से भी आप देखते हैं कि फ्यू कुड टेक ओवर दी मनी है, अदर्स विल लेफ्ट ओवर है। तो गेम आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप विन कर सकते हैं। इस लिहाज से मैं मोहम्मद अली की अप्रोच से बिलीव करता हूँ, वो जिस चैम्पियंस एटीट्यूड है या विनिंग एटीट्यूड है। स्पोर्ट्स टॉट मी हाउ टू विन है विदाउट अ शेड ऑफ अ डाउट। पर्पसफुलनेस, स्पोर्ट्समैनशिप, हार और जीत को समझना। जिंदगी इज ऑल अबाउट लॉस एंड विन है सर, देखिए आप सीखते होंगे टू जंप बैक फ्रॉम लॉस एंड बी एबल टू विन। अच्छा, फिर समवन हैव प्लेड बेटर एंड यू रिकॉग्नाइज इट एंड यू एडमायर इट, ये स्पोर्ट्स सिखाती है आपको। जिंदगी तो आपको उल्टा सिखाती है जो आपके रिश्तेदार आपको सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाती है। इस लिहाज से स्पोर्ट्स में मुझे कोई भी माइनस नजर नहीं आ रहा है, सारा ही प्लस नजर आ रहा है। अच्छा, टीम स्पिरिट सिखाता है, यू आर लेस अगर टीम गेम खेल रहे हो, टीम इज इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में शायद ये बहुत सारी पॉजिटिव्स लाता है आपके लिए। सबसे ज़्यादा अच्छी बात, अब आई एम प्राउड एट कि अगर मैं अपने क्लास फेलोज को देखता हूँ, मुझे ये कहना चाहिए कि उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो बस अभी जाने वाला है दुनिया से। पहले 46, 47 आई फील वेरी गुड, एनर्जेटिक, ऑन दी गो ऑल द टाइम एंड डूइंग समथिंग। अल्लाह सेहत दे। आई एम नॉट टेकिंग एनी पिल्स फॉर माई BP, ना शुगर, ना नथिंग एल्स।
इस लिहाज से आई लुक गुड एंड आई एम एनर्जेटिक एंड आई एम ऑन माई फीट्स एंड आई बी रेडी टू टेक मच मोर चैलेंज इन माई लाइफ। ये स्पोर्ट्स सिखाता है, तो इस लिहाज से माशाल्लाह सर। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है। अगर आज का हमारा आखिरी बेसिकली क्वेश्चन यही है कि जो इमर्जिंग टीचर्स हैं, जो आना चाह रहे हैं, या द पीपल हु आर विलिंग टू जॉइन दिस फील्ड, आपके ख्याल में उनको किस विजन के साथ आना चाहिए, किस बेसिक स्किल्स के साथ आना चाहिए, क्या एम्बिशन होना चाहिए, सो दैट वो इस फील्ड में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको बहुत अच्छे से फेस भी करेंगे और अपग्रेड भी करते आएंगे? आपको क्या उनके लिए? I think today's generation is lucky, extremely lucky. If I was around there, we were only looking at books. अब तो उसके पास YouTube है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास फैसिलिटीज़ हैं। वो अगर रिसोर्सेज को टेकअप करना चाहे तो कोई कमी नहीं है। सिर्फ एम्बिशन ये है कि उसने डे टू डे अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लानी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, एक्साइटिंग बनाना है। ऐसा मैं अपनी क्लास को कभी भी फिजिकली कंट्रोल नहीं करता, कभी भी फिजिकली कंट्रोल नहीं करता। पहले उनको अपने साथ इमोशनली अटैच करता हूँ, फिर उनको इमोशनली कंट्रोल करता हूँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता हूँ, एग्री और इससे वो मेरे साथ अटैच हो जाते हैं। फिर उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर उनको इन्वाइट करता हूँ कि पार्टिसिपेट करें। आई थिंक इसमें बहुत लाइफ है। टीचिंग इज समथिंग ब्रिलियंट एंड आउट ऑफ बॉक्स है। अगर आप उसमें कोई इनोवेशन कर सकें, बेहतरी कर सकें, आप उसमें न्यूनेस करें, न्यू मेथड्स पे जाएं और फिर अपने एरिया में एक्सेल भी करें, फिर उसको आउट ऑफ द वे भी लेकर चलें। लुकिंग एट द डायनामिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, रिक्वायरमेंट्स भी, उनको मैच किया जा सकता है, उसमें भी स्टिल लाइफ ढूंढी जा सकती है। तो आई थिंक एंटरप्राइजिंग है एजुकेशन मेरे लिए। तो मतलब मेरे जैसा शाय आदमी, बोरिंग, जो कि पीछे बैठा हुआ, किसी से बात ना कर रहा हो, उसको तो प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वो एक्सपैंड करे, एक्सप्लोर करे विद लॉट ऑफ टैलेंट जो उसके पास है। तो टीचिंग गेव मी दैट टैलेंट है। वो स्टेज पे जाना हो, फिर अपने को एक्सप्रेस करना हो, फिर लोगों को चेहरों पर वो ट्रांसफ़र होते देखना, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकती थी। तो लाइफ इज़ देयर फॉर यंगस्टर्स हैं जो टीचिंग में जाना चाहते हैं। इसको पार्ट टाइम ना समझे, इसको लेफ्ट ओवर ना समझे। टीचिंग हैज़ बिकम मोर एंटरप्राइजिंग है, मोर इनोवेटिव है, और उसमें आपका रोल भी उतना ही ज़्यादा है। गॉड नोज यू गेट अ गुड लीडर, गुड डायरेक्टर, टीचर्स जो आप पे कॉन्फिडेंस करें और आपको करें। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारा सेमेस्टर सिस्टम, हमारी जो न्यू मॉडल्स हैं टीचिंग के, उसने बड़ा हेल्प प्रोवाइड की है, बड़ा न्यूनेस लाया इसके अंदर। मैं तो रोज़ ही नए एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ। आई ब्रिंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इनटू दिस है। तो इस लिहाज से मुझे यूँ लगता है कि एक्साइटिंग है, और इसमें अब थोड़ा पैसा बेहतर है पहले के मुकाबले में। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक, आपको अपनी लाइफ में टाइम मिल जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, डिसिप्लिन नहीं आता है, टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर सेल्फ। जैसे मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ, एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, फिर टीचिंग भी कर रहा हूँ, और फिर अगर आप इंटेलिजेंटली टाइम और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो वंडरफुल लाइफ फॉर अ टीचर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। आई इज ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू है। थैंक यू। आप हमेशा इनवाइट करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म ताकि हमारे जैसे लोग बातचीत करें और लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। जी दोस्तों, आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है, और इसके साथ आप अगली पॉडकास्ट में किसको देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे, वो भी आपने ज़रूर बताना है। तब तक के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट को साथ लेके मिलते हैं, और फिर उस पर होंगी बातें बहुत मज़ेदार, जो कि आप लोगों को अपनी आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।